हम सभी दोस्तों स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट्स हैं। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? और अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों। जब हम स्टूडेंट्स की भूमिका से अलग हो जाते हैं वहां पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें चर्चा करेंगे, जैसे बुल मार्केट वर्सेस बेयर मार्केट। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना और मार्केट के फेजेस का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम एक्यूमुलेशन फेज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो एक बहुत बड़े प्रॉफिट की संभावनाओं को हम देख सकते हैं, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम कमाए हुए पैसे को प्रिजर्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि पैसे तो जो मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें अच्छे बन जाते हैं, क्या हम उन्हें सेव कर पाते हैं, क्या हम उन्हें प्रिजर्व कर पाते हैं? तो ये दोस्तों अंडरस्टैंडिंग है कि हम कितना बेहतर तरीके से हमने सब्जेक्ट को सीखा है और इनको हम ज्ञान रखते हैं। इतिहास हमें सिखाता है दोस्तों, और इसीलिए स्कूल में और कॉलेजेस में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। कोई भी सब्जेक्ट जो हमें करिकुलम में पढ़ाया जाता है उसका एक महत्व होता है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हिस्ट्री हमें जब सिखाती है तो एक नया पर्सपेक्टिव देती है, और उस पर्सपेक्टिव के अनुसार जब हमारा ब्रेन ऑपरेट करता है और हम चार्ट को स्टडी करते हैं, मार्केट का रिसर्च करते हैं, तो हमारा कंट्रोल मार्केट के ऊपर में बेहतर होता है। और इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे 10 इतनी मुख्य बातें जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेयर मार्केट के बारे में वो 10 चीजें हर स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स को समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों इस चर्चा को हिस्टोरिकल डेटा पर डिस्कस करते हैं और संभावनाओं को तलाशते हैं कि किस तरह हम बेहतर कंट्रोल स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। चलिए हिस्टोरिकल डेटा से हम एक नए पर्सपेक्टिव को इतिहास से सीखते हैं दोस्तों हिस्ट्री 10 साल की भी हो सकती है, 20 साल की भी हो सकती है, या 100 साल की भी हो सकती है। तो आज हम 80 से 90 इयर्स के डेटा को, नियरली 100 इयर्स के डेटा आप कह सकते हैं, उसके ऊपर में अपने पर्सपेक्टिव को क्रिएट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए हमें एक वेल रिसर्च स्टॉक को तो चुनना है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, और चुन के उसमें वैल्यू जोन में बाइंग करके हमें एक आने वाले बड़े इंपल्स के लिए तैयारी करनी है, ताकि स्टॉक मार्केट में हम वेल्थ क्रिएट कर सकें। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है दोस्तों जो वेल्थ क्रिएटर भी है और वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी है। तो क्यों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है वो हम सीखेंगे हिस्टोरिकल डेटा से। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के लिए हमने S&P 500 इंडेक्स को चुना है, जो मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस है, और बहुत लंबे दौरान के लिए ये डेटा उपलब्ध है दोस्तों। अब एक नजर डालते हैं 1926 से बेयर मार्केट और बुल मार्केट में ओवरऑल पिक्चर क्या इमर्ज होके आती है दोस्तों। तो ये हो गए 95 इयर्स के डेटा, हम 2021 में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हिस्टोरिकल डेटा यूएस स्टॉक मार्केट के हैं, और यहां पर अगर हम देखें तो इस पिक्टोरियल डायग्राम पे ध्यान से देखें दोस्तों, तो जितने भी ब्लू कलर के तो स्क्रीन पर वो बुल मार्केट का परफॉर्मेंस है, और जो नीचे में रेड कलर दिखाई दे रहा है या वो दोस्तों बेयर मार्केट है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट ए ग्लांस हम ये बोल सकते हैं कि बुल मार्केट का टेन्योर काफी लंबा रहा है और बुल मार्केट का रिटर्न्स काफी बड़ा रहा है। अगर हम इसे समराइज करें तो दोस्तों एवरेज बुल मार्केट जो है 95 इयर्स के दौरान में 8.9 इयर्स का रहा है एक बुल मार्केट, और इस बुल मार्केट के दौरान एक एवरेज क्यूमुलेटिव टोटल रिटर्न्स की बात करें तो वो 468% है। और वहीं दोस्तों एवरेज बेयर मार्केट जो है उसका जो टेन्योर रहा है इट लास्टेड ओनली फॉर
1.4 ईयर्स। तो काफी छोटा वक्त रहा है बेयर मार्केट का। और एवरेज क्यूमुलेटिव लॉस अगर हम देखें तो -41% रहा है बेयर मार्केट के दौरान में। तो इससे तो एक बात ये मुख्य हो गई कि वेल्थ क्रिएट करने का, पैसे कमाने का, ट्रेडिंग करने का मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बुल मार्केट में मिलेंगी दोस्तों, जहां पर काफी बड़े रिटर्न्स की संभावना है और काफी लंबे समय तक संभावना है। जबकि बेयर मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर हम ट्रेडर हैं तो, और वो अगर हम समझ जाते हैं तो वेल्थ क्रिएटर जो होते हैं वो बेयर मार्केट के दौरान में कैश में बैठते हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार होता है फिर से वो एक्यूमुलेशन फेज का। लेट अस नाउ गेन अ बेटर पर्सपेक्टिव बाय लुकिंग एट द बार चार्ट्स। नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम which has been sourced with the courtesy of CNBC and Standard and Poor Dow Jones indices. So here what we can see, the various bear and bulls market from 1932 to last bear market that we witnessed was in 2020। तो इस दौरान में अगर हम देखें दोस्तों तो सबसे बड़ा ड्रॉडाउन बेयर मार्केट में 60% का है यहाँ पर, उसके बाद है 48% का जो 1973 में हुआ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेजर ब्रेकडाउन है जो 2007-2008 का बेयर मार्केट है जो हम सब जानते हैं दोस्तों। और रीसेंट बेयर मार्केट में जो मेजर ड्रॉडाउन हुआ 2020 में 26.7% का। उसी पीरियड में अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो ये है बुल मार्केट के गेन्स। बुल मार्केट में दोस्तों ये गेन्स देखिए तो 2009 से जो बुल मार्केट स्टार्ट हुआ 400% से अधिक का रिटर्न दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ वाले बुल मार्केट में देखें जो 1990 का एक हिस्टोरिकल बुल मार्केट था वहां पर 417% का रिटर्न है। उसके बाद 82 में 228%। यहाँ पे जाके देखें और पीछे इतिहास में अगर हम जाते हैं तो ये देखते हैं 1949 में 266% एंड 1932 में 324%। तो इससे ये क्लियर होता है कि बुल मार्केट में अगर हमने अच्छे स्टॉक का चयन किया रिसर्च के द्वारा और उसमें आने वाले इंपल्स को केवल हम ट्रैक कर सके और कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न तो नजर नहीं आ रहा है, इस पे ध्यान दे सके, तो एक बहुत बड़े वेल्थ क्रिएशन की संभावनाओं को हम जागृत कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में हम बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी तक जो चर्चा हमने की दोस्तों ये सारे इंडेक्स लेवल की चर्चा है। तो आप ये सोचिए अगर वेल तरीके से एनालाइज करके रिसर्च करके स्टॉक्स का चयन किया जाए तो इंडेक्स को वो आउट परफॉर्म करता है, तभी तो स्टॉक पोर्टफोलियो का एक बेटर अल्फा वैल्यू हमें मिलता है। तो दोस्तों जो खास करके डायमंड मेंबर्स हैं चैनल के और पिछले 8 महीने के दौरान में हर वीक जो जूम की मीटिंग होती है उसमें एक हम चयन करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक और एक करते हैं ट्रेडिंग के लिए स्टॉक, जिसमें चर्चा करते हैं कि किस तरह से इसे हमें मैनेज करना चाहिए। तो क्या उन स्टॉक्स ने इंडेक्स को मेनी फोल्ड्स आउट परफॉर्म नहीं किया है? 70%, 80%, 100%, 120% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि डायमंड मेंबर्स इस बात को कमेंट्स में लिखें तो कि स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स हैं वो इस चीज को रियलाइज कर सकें कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम रिसर्च कर सकें और इंडिपेंडेंट तरीके से रिसर्च के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा सही स्टॉक्स का चयन कर सकें जिसके परफॉर्म करने की और आउट परफॉर्म करने की संभावना बहुत प्रबल है दोस्तों। अब दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट है कि एक रिसर्च करके स्टॉक का चयन करना जिसे पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सके, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करना ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का पता लगा सकें। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट के बारे में नॉलेज होना दोस्तों। और इसीलिए जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में अलग अलग ट्यूटोरियल वीडियो बनाए गए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, ताकि स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स उन्हें सीख सकें। और इस बात को बार बार इस चैनल पे एम्फेसाइज किया गया है कि एक स्पेक्टेटर जो होते हैं स्टॉक मार्केट में वो कभी भी पैसा नहीं कमाते हैं, अगर कमा भी लिया है तो उसे बहुत जल्दी गंवाने की संभावना उनमें होती है दोस्तों।
तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम स्टॉक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या एक फॉल्स होप में बैठे रहते हैं। और मैं ये बता रहा हूं दोस्तों कि कई बार मार्केट में जब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनते हैं तो वो वक्त होता है कि अगर उनका ब्रेकडाउन हुआ है तो इमीडिएटली उनमें से निकल जाना, ताकि दोस्तों री एंट्री की कॉस्ट हमेशा जो होगी वो कम होगी। लेकिन कई बार बहुत शॉर्ट पीरियड के दौरान में बहुत बड़ा ड्रॉडाउन हम अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं जो सोर्स किए गए हैं BOFA ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो केवल 16 दिनों के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बनने के बाद यहां पर क्या सिचुएशन बनी है कि 1929 में ड्रॉडाउन हुआ सिर्फ 16 दिनों के अंदर में 33.6% का। उसके बाद जिसे वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ब्लैक मंडे आया जो 1987 के अक्टूबर महीने में था, जहां 31.3% का कैपिटल इरोड हो गया। और इसके बाद दोस्तों एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड 1931 26.7%। ये सारे शॉर्ट पीरियड के दौरान में ड्रॉडाउन है। दोस्तों लेमन क्राइसिस को हम सभी जानते हैं 2008 में, जहां पे ड्रॉडाउन 25.2% का हुआ। तो इस तरह से दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के समय में तो दुनिया में जो है ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंसेस या इकोनॉमिक क्राइसिस या किसी भी तरह की ऐसी नेगेटिव बातें संभव हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। हमारे कंट्रोल में क्या है दोस्तों कि चार्ट के ऊपर में प्राइस अगर लीडिंग इंडिकेटर है, जो चार्ल्स एस डाउ के डॉक्ट्रिन्स में जिन्होंने एलॉबरेट किया है, और कम से कम दोस्तों 120 साल से वो वैलिड डॉक्ट्रिन्स है, तो हमें उनमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ट्रस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें हम सीखेंगे और चार्ट के ऊपर में देखेंगे क्या वो काम करते हैं, तभी हमारा वो कन्विक्शन डेवलप होगा कि मार्केट में हमें किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 10 थिंग्स वी मस्ट नो अबाउट द बेयर मार्केट्स, जो अगर हम जानते हैं ये 10 चीजों को तो हमारा नजरिया स्टॉक मार्केट के देखने का पॉजिटिव परिवर्तन ला सकता है, जो हर स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स को एक मददगार साबित होगा। पहली मुख्य बात यह है दोस्तों कि अगर हम कई बार डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में फेल भी कर जाते हैं तो इस थंब रूल को याद रखिएगा कि जब भी मार्केट अपने रीसेंट टॉप से 20% टूट जाए और नीचे गिर जाए तो वो एक प्रैक्टिकली ग्लोबली माना जाता है कि बेयर मार्केट आ चुका है। तो मार्केट साइकिल्स को जो मेजर किया जाता है वो पीक टू लो किया जाता है, और 20 पॉइंट मोस्ट रिसेंट हाई से फॉल जो है वो इंडिकेशन है। लेकिन अगर करेक्शन है तो वो 10% से 19.9% के रेंज में रहने की संभावना है। दूसरी चीज हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जब भी मार्केट टूटेगा और बेयर मार्केट आएगा तो स्टॉक्स जो है उसके ड्रॉडाउन की संभावना जो है वो 36% है ऑन एन एवरेज, जबकि अगर बुल मार्केट आएगा तो दोस्तों 112% से स्टॉक ऑन एन एवरेज गेन करेगा। तीसरी मुख्य बात यह है दोस्तों कि जैसे किसी भी प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल हजार्ड होता है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में बेयर मार्केट्स नॉर्मल हैं और इसे उसी तरीके से लेना चाहिए। अगर हम देखें 1928 से S&P 500 के प्राइस चार्ट को तो करीब 26 बेयर मार्केट देखे गए हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमें दिमाग में रखना है दोस्तों, और ये एक अच्छी न्यूज है ये, कि बेयर मार्केट की जिंदगी जो होती है बहुत छोटी होती है।
और जब छोटी होती है तो इसीलिए हमें वो केवल आइडेंटिफाई भर करना है ताकि उस समय में शांति से बैठ सके और संभावनाओं को तलाशें कि कब अब अक्यूमुलेशन फेज आने वाला है मार्केट में। जैसे 2020 के बेयर मार्केट के बाद कई सीरीज ऑफ वीडियो आपके चैनल में बनाए गए थे कि अब बेयर मार्केट की समाप्ति हो रही है, ये अक्यूमुलेशन बैंड है, और एक्सप्लेन किया गया था कि क्यों ऐसा लग रहा है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा क्या है दोस्तों, कि जो मार्केट का साइकिल होता है लॉन्ग टर्म एवरेज फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3.6 ईयर्स का साइकिल होता है दोस्तों। तो एवरी 3.6 ईयर्स में पिछले ये 90-100 साल के दौरान में देखें तो हमें बुल मार्केट के बाद में बेयर मार्केट आया है। तो बुल मार्केट जो दिसंबर 1987 से .com क्रैश नहीं आया था मार्च 2020 में, तब तक अगर टेक्निकली स्पीकिंग ये लॉन्गेस्ट बुल मार्केट रहा है। ऑफ कोर्स उस बुल मार्केट में भी अगर चार्ट के ऊपर में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पीरियड आया था 1990 में जब मार्केट 19.9% से कोलैप्स किया था, बट थैंक गॉड 20% क्रॉस नहीं किया, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो एक करेक्शन माना गया और मार्केट डिरेल नहीं हुआ, अब बुल रन कंटिन्यू किया टिल मार्च 2000। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग जिसे हम नोट कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा पर पिछले 100 साल में, तो बेयर मार्केट की जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में काफी कम हो गई है। अगर हम देखें 1928 से लेकर 1945 के बीच में 12 बेयर मार्केट्स देखे गए थे इतने शॉर्ट टेन्योर के बीच में, तो वन बेयर मार्केट का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ 1.4 इयर्स में दोस्तों। लेकिन 1945 के बाद मींस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हम देखें तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ 14 बेयर मार्केट्स देखे गए हैं। इसका मतलब 1 अबाउट एवरी 5.4 इयर्स। अब सेवेंथ इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों डायरेक्टली लिंक्ड है कि कितना बेहतर तरीके से हम अक्यूमुलेशन फेज को आइडेंटिफाई करते हैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में, वो हमें तय करेगा कि हम अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। तो अगर देखें पिछले 20 साल के दौरान S&P 500 के डेटा के अनुसार मोर देन 50%, टू बी वेरी प्रिसाइज 56% ऑफ द टाइम जो स्ट्रॉन्गेस्ट मूव के डेज रहे हैं स्टॉक मार्केट में वो बेयर मार्केट के दौरान रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है, जब अक्यूमुलेशन बैंड फॉर्म हो रहा है उस समय पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि स्मार्ट मनी उसी जगह पे फ्लो करती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अनदर 32% बेस्ट डेज कहां पे मिलते हैं, बुल मार्केट चालू होने के पहले 2 महीने में। और यही कारण है दोस्तों कि खास करके जो आपके चैनल के ऊपर में सही वक्त पे बेयर मार्केट कब आएगा इसका अंदाजा लगाया गया था अगस्त 2019 के वीडियो में, और उसके बाद उसमें क्लियर बोला गया था अगले 6 महीने 9 महीने में बेयर मार्केट आने की संभावना बहुत प्रबल है, और वैसा हुआ। उस समय कोविड का कोई भी केस दुनिया के किसी भी कोने में एक भी नहीं था। और उसके बाद जब बेयर मार्केट की समाप्ति हुई तो पहला जो एक्यूमुलेशन फेज का इंडिकेशन मिला, तब फिर वीडियो बना दोस्तों कि अब बेयर मार्केट की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद तो दोस्तों 500 800 कितने वीडियो बने एक्यूमुलेशन फेज में रिवर्सल चार्ट पैटर्न के साथ में, जिसमें आपने देखा होगा फिनोमिनल रिटर्न्स मिला। अब यह समझना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों कि बेयर मार्केट और इकोनॉमिक रिसेशन ये 2 अलग अलग बातें हैं दोस्तों। नॉर्मली स्टॉक मार्केट इज ए लीडिंग इंडिकेटर। आप देखेंगे बेयर मार्केट की शुरुआत पहले होती है, रिसेशन बाद में आता है दोस्तों। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जब नजर आए तो कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि बेयर मार्केट आता है बट रिसेशन नहीं आता है। उसका रीजन है कि बेयर मार्केट आने के पहले मार्केट अगर ओवर प्राइस्ड हो जाएगा, बिजनेस की वैल्यू से कहीं अधिक वैल्यू पर ट्रेड होता नजर आएगा, तो करेक्शन संभव है दोस्तों, और एक डीपर करेक्शन हो सकता है मार्केट में जो मोर देन 20% भी हो सकता है। तो यही तो ब्रांड के मार्केट समय समय पे ओवर प्राइस होता है, अंडर प्राइस होता है, जो फंडामेंटली हम समझते हैं लेकिन टेक्निकली उसे हम
ओवर एक्सटेंडेड हम बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए 26 बेयर मार्केट आए 1929 से लेकर और 15 ओकेशंस पर इकोनॉमिक रिसेशन आया। ऑफ कोर्स बेयर मार्केट्स ऑफन गो हैंड इन हैंड with a slowing down of economy, but declining market does not mean कि इकोनॉमिक रिसेशन आएगा। अब दोस्तों अगर एक 20 साल का बालक अगले 50 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखता है तो उसे एनकाउंटर करना पड़ेगा 14 बेयर मार्केट्स दोस्तों। सी द एम्पल अपॉर्चुनिटी ही हैज, अगर वो एक्यूमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, रीअक्यूमुलेशन फेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज को आइडेंटिफाई कर सके क्योंकि उसने टेक्निकल एनालिसिस सीखी है। तो हैंडलिंग दीज सिचुएशंस डिमांड अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। अब दोस्तों इतने सारे डेटा की एनालिसिस के बाद एक बात तो श्योर हो गई है कि बेयर मार्केट हमारे लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहता है। अगर पिछले 90-95 साल के डिटेल को देखें तो करीब 20-21 साल बेयर मार्केट के को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं और 78% to 80% टाइम दोस्तों बुल मार्केट का रहा है, जहां पर मार्केट इज लाइकली टू मूव अप। और यही दोस्तों अपॉर्चुनिटी है कि बुल मार्केट में हमेशा ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, हमें केवल अपने आप को पोजीशन करना आना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्टॉक मार्केट में जब भी गिरावट दर्ज की जाए तो हमें पैनिकी में नहीं आना है, हमें उसे एनालाइज करना है। यू नीड टू बिलीव इन योर नॉलेज एंड स्किल टू स्टे अहेड इन द मार्केट कर्व्स। और मार्केट कर्व्स क्या है स्टॉक मार्केट के? वेव वन फॉर्मेशन ऑफ इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव फॉर्मेशन दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसके ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब। इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेज, वी हैव आवर इंग्लिश चैनल रिसेंटली लॉन्च, जिसका डिटेल आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि वैरायटी ऑफ कंटेंट्स, एजुकेशनल कंटेंट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।